गुड मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लिया था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस किन किन फिलामेंट्स के थ्रू होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है आपके बॉडी में हर जगह, उसके लिए एनर्जी कहाँ से आती है। सो टुडेज टॉपिक इज एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी एनर्जी कहीं से जनरेट होती होगी। ठीक है, चलते हम पढ़ते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, देखिए हमारे में वर्टिब्रेट्स में कैसे एनर्जी जनरेट होती है और इनवर्टिब्रेट्स में। थोड़ा ये लॉन्ग प्रोसेस है, तो पहले इसके बारे में देख लीजिए। इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं जिनमें वर्टिब्रेट का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, ठीक है, हम लोग को छोड़ के जो छोटे जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, क्रीचर्स हैं, उनमें उनको क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उनमें एनर्जी कहाँ से आती है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्जिनिन फॉस्फेट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फॉस्फोजेन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, फॉस्फोजेन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो आप क्या आंसर करोगे, इनवर्टिब्रेट्स, आर्जिनिन फॉस्फेट। देखिए मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी बताती जाती हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको वहीं पे नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे आसानी रहे। ठीक है, अब देखिए तो आर्जिनिन फॉस्फेट क्या है, एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन या फॉस्फोजेन फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इन इनवर्टिब्रेट्स। हम लोगों में वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, सबको पता है नॉर्मल कंडीशन में आपको कहाँ से एनर्जी मिलती है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट करती है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, मसल कॉन्ट्रैक्शन के प्रोसेस में एटीपी कहाँ होती है, मायोसिन के हेड पे भी एटीपी बाइंडिंग साइट्स होते हैं, तो वहाँ से एटीपी आपका यूटिलाइज होता है। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में वर्टिब्रेट्स में एक तो हो जाएगा आपका सोर्स ऑफ एनर्जी एटीपी, एंड सेकेंड हो जाएगा आपका क्रिएटिन फॉस्फेट। एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वर्टिब्रेट्स में एटीपी के अलावा एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन हेल्पफुल है, क्रिएटिन फॉस्फेट। व्हाट, क्रिएटिन फॉस्फेट। अब देखिए ये तो नॉर्मल कंडीशन में है, इसके अलावा एक्सरसाइज मोड में अगर आप बहुत कोई फास्टली वर्क कर रहे हो या कोई मतलब कोई भी वर्किंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी क्या होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। जब कोई फास्टली आपको वर्क करना है तो उस टाइम पे आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे। अब देखिए अब मैंने स्टेप्स बनाए हुए हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को जो एनर्जी मिल रही है उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, ये आपको दिमाग में रखना है। देखिए स्टेप फर्स्ट है, मैंने बताया था मायोसिन का हेड जब एक्टिन से बाइंड कर रहा है, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, एक्टिन की थिन फिलामेंट से मायोसिन बाइंड कर रहा है, तो फिर जब वो एटीपी को यूटिलाइज करता है तो एटीपी ब्रेक डाउन होती है किसमें, एडीपी प्लस फॉस्फेट ग्रुप में। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, किसके प्रेजेंस में होगा, एटीपी एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होगा, टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा एटीपी का एडीपी प्लस फॉस्फेट में। ये प्रोसेस होती कहाँ है, मायोसिन के एरिया में। ठीक है, मायोसिन और जब एटीपी का कनेक्शन। ओके, अब सेकेंड स्टेप है आपका, मतलब ये स्टेप्स आपको दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए सेकेंड आपका रीजनरेशन ऑफ एटीपी। अगर आप ऐसे समझो कि अभी आपको कोई वर्क दिया गया, मान लीजिए आपको रनिंग ही करनी है, 4 किलोमीटर आपको रनिंग करनी है, तो आप फर्स्ट आवर में मतलब आधे घंटे में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस होगी, तो वो एनर्जी जो होती है एटीपी वाली होती है, एटीपी आपकी ब्रेक डाउन होती है उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन जब आप 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर चल चुके हो, तो उसके बाद से आपको थोड़ा एनर्जी क्या होती है आपकी ब्रेक डाउन होने लगती है, मतलब आपकी एनर्जी, आप कैसे एनर्जी फील करोगे, लो एनर्जी फील करोगे अपनी बॉडी में। तो उस टाइम पे एनर्जी कौन जनरेट करवाता है, देखिए रीजनरेशन ऑफ एटीपी कैसे होता है। ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट है आपका, मैंने कहा था नॉर्मल कंडीशन में एटीपी, एंड सेकेंड आपका जब एटीपी खर्च हो जाएगा आपका, तो क्रिएटिन फॉस्फेट वर्क करेगा। क्रिएटिन फॉस्फेट एडीपी से मिलके, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से मिलके क्या करता है, जो आपकी एडीपी आपको मिली है एटीपी के ब्रेकडाउन से, एडीपी से मिलके वापस से एटीपी को बनाता है। ठीक है, सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एटीपी आपको किस कंपाउंड से मिलती है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, या आप बोल सकते हो सोर्स ऑफ एनर्जी फर्स्टली आपको कहाँ से मिलती है,
तो आपका आंसर क्या होगा? क्रिएटिन फॉस्फेट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटीपी के अलावा क्रिएटिन फॉस्फेट से आपको एटीपी मिलती है, और वो जब एक फॉस्फेट ग्रुप इससे जुड़ जाएगा तो एटीपी आपको मिल जाएगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट किस में चेंज हो जाएगा? एटीपी में। और ये क्रिएटिन बच गया, वो क्रिएटिन आपके मसल में रह जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका रीजनरेशन ऑफ एटीपी। अब थर्ड स्टेप क्या होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन की। अब आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, मतलब आप मान लीजिए 3 किलोमीटर तक चल लिए, दौड़ लिए, तो आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करोगे और थक भी जाओगे। तो उस टाइम पे आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन वर्क करेगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी। आप सब लोग जानते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन पायरुविक एसिड। अभी मैं ये चैप्टर पर्टिकुलरली पढ़ा रही हूँ आपको, ग्लाइकोलिसिस वाला, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, तो वहाँ पर मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है कि एटीपी और क्रिएटिन फॉस्फेट से आपको एनर्जी मिल रही है। ठीक है, थर्डली आपका क्या होगा, इसके बाद से आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब आप बहुत ज़्यादा थक गए हो उस टाइम पे, क्योंकि इन दोनों का तो यूटिलाइजेशन आपकी बॉडी ने कर लिया। किसका? एटीपी और क्रिएटिन फॉस्फेट का। अब क्या करेगी आपकी बॉडी? ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएगी। अब मैंने आपको जब मैं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पे बताऊँगी कि जो भी आप फूड खाते हो ना, उससे जो आपको ग्लूकोज मिलता है वो आपकी बॉडी में कहाँ जाके स्टोर होगा? एनर्जी के लिए ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। हमेशा याद रखिए, कहाँ स्टोर होगा? यस, ग्लाइकोजन जो होता है वो आपके स्टोर होता है लीवर में। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है। दिस इज़ पॉलीसेक्राइड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और मैं कार्बोहाइड्रेट चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो वहाँ पे बताऊँगी ग्लाइकोजन कौन सा फॉर्म है, कौन सा सेक्राइड है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, वो जाके आपके लीवर में स्टोर रहता है। तो अब आपकी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो अब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा, कहाँ से? लीवर से। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में। सो ये प्रोसेस होगी आपकी, क्या कहलाएगी? लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। एंड ग्लाइकोजन, किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? ग्लाइकोजन का। किस में हो जाएगा? ग्लूकोज में। तो इसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये प्रोसेस होगी कहाँ? लीवर में। ओके, अब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस भी होगी। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस मतलब आप बहुत ज़्यादा, ऐसे ही सोचो, आप बहुत ज़्यादा भाग रहे हो या आप किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो, तो उस टाइम पे ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? डिफिशियंसी हो जाएगी ऑक्सीजन की। तो उस डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे? देखिए, तो जो ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोजन से, वो ग्लूकोज अब एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुविक एसिड एंड लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बोल रही हूँ कि जब मैं रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा रही हूँ तो उस टाइम पे बताऊँगी ये ब्रेकडाउन किस किस कंपाउंड में होता है। अभी आप यहाँ पे समझने के लिए ध्यान में रखिए कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आपको सबको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड में होता है। अब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में वो ब्रेकडाउन हो जाता है आपका लैक्टिक एसिड में। सो दिस इज योर फोर्थ स्टेप, लैक्टिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना आपका क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन में आ जाएगा। ठीक है, अब एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में पायरुविक एसिड आपका लैक्टिक एसिड में चेंज हो रहा है। अब आप एकदम पूरी तरह से थक चुके हो, और जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो आपने एक वर्डिंग सुनी होगी, मसल फैटिग। मसल फैटिग ये क्यों होता है? जब आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड रिलीज़ हो रहा है, लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो अब देखिए, ये लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, अब वो 100% अमाउंट है मान लीजिए उसका, लेकिन लैक्टिक एसिड तो आपके मसल्स को थकाने का काम करता है, फैटिग करता है मसल्स को। ठीक है, जो आप सोरनेस या स्टिफनेस या बहुत ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हो, फटीग महसूस कर रहे हो, किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड कंपाउंड की वजह से। ओके, तो अब ये लैक्टिक एसिड क्या होगा जो कि आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, लोग समझते हैं कि बस थकान के लिए होता है, लेकिन नहीं। जब आप रेस्ट सिचुएशन में, आप 3 किलोमीटर भाग चुके, दौड़ चुके, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी लैक्टिक एसिड को रिलीज़ करवाती है। थोड़ी देर भी अगर आप रुक गए तो वो लैक्टिक एसिड क्या काम करेगी आपके बॉडी में? देखिए, जो लैक्टिक एसिड बनी है आपकी, वो उसका 20% पार्ट, 1/5 पार्ट
20% भी लिख सकते हो आप। 20% पार्ट क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ये हम फोर्थ स्टेप पढ़ रहे हैं। ओके, तो फोर्थ स्टेप में क्या होगा, आपके जो लैक्टिक एसिड है उसका 20% ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। अब आपको एनर्जी ही तो चाहिए ना, तो वो लैक्टिक एसिड के ब्रेकडाउन से मिलेगी आपको। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये एनर्जी क्या करेगी, एनर्जी जो आपकी क्रिएटिन रिलीज हुई थी रिजनरेशन ऑफ एटीपी से आपके बॉडी में, उस क्रिएटिन के साथ मिलकर, इस क्रिएटिन के साथ मिलकर, अगर आप इसको अलग से नोट डाउन एक रिएक्शन में करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसको लिख लेना, एनर्जी यहाँ से जो मिली किसके ब्रेकडाउन से, लैक्टिक एसिड के ब्रेकडाउन से, क्रिएटिन के साथ मिलकर वापस से क्रिएटिन फॉस्फेट बना लेगी। और क्रिएटिन फॉस्फेट क्या है, नॉर्मल कंडीशन में आपको एनर्जी दे रही है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू क्या हो रहा है यहाँ पे, कि लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा, उसका 20% आपके लिए बहुत है। ठीक है, आपकी बॉडी के लिए 20% ब्रेकडाउन होगा, सॉरी ऑक्सीडाइज होगा 20%, वो CO2 वाटर एंड एनर्जी रिलीज़ करेगा। अब वो एनर्जी आपके जो बॉडी में पहले से क्रिएटिन प्रेजेंट है, जो कि रिजनरेशन ऑफ एटीपी से मिली थी, वापस से मिलकर क्रिएटिन फॉस्फेट बनाएगी। तो दिस इज़ योर एनर्जी कंपाउंड। ठीक है, तो वापस आपको एनर्जी मिलने लगेगी। तभी आप कहीं भाग रहे हो, ठीक है, कहीं दौड़ रहे हो, कहीं रेस कर रहे हो, तो उस टाइम पे, या आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो, तो आप थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हो, तो आपकी बॉडी सेल्फ प्रोसेस से अपनी एनर्जी रिलीज़ करती है। वो एनर्जी यही होती है क्रिएटिन फॉस्फेट वाली, वापस से जो मिल रही है। अब देखिए, जो लैक्टिक एसिड के थ्रू आई है, तो ये क्वेश्चन आपका ओरिजिनेट कर सकता है कि लैक्टिक एसिड से जो एनर्जी रिलीज़ होती है, लैक्टिक एसिड के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीडाइज होके देन आपको क्रिएटिन फॉस्फेट मिलता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप इसमें क्या है, आप जो 80% आपका लैक्टिक एसिड बचा है, वो क्या करेगा, वापस से लीवर में जाएगा, लैक्टिक एसिड पायरुविक एसिड में उसको चेंज करेगा, ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में स्टोर करके रख लेगा, कि जब आपकी बॉडी को ज़रूरत है एनर्जी की, उस टाइम पे वो रिलीज़ कर पाएगा। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि लैक्टिक एसिड कैसे यहाँ पे वर्क करेगी। तो अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है कोरी साइकिल। कोरी साइकिल है, कोरी जो थी हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने साइकिल दी थी, जो कि यही है आपकी ग्लूकोज एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, यहाँ से स्टेप आपका ये कहाँ होगा, ब्लड में। ग्लूकोज जो आपका ब्लड में फॉर्म हो गया वापस से ग्लाइकोजन के थ्रू, ये ब्लड में हो रही है प्रोसेस। ब्लड से क्या मिल रहा है आपको, पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड के थ्रू 1/5 आपका क्या बना रहा है, 1/5 ऑक्सीडाइज होकर आपका लैक्टिक एसिड एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो ये आपका कहाँ हो रहा है, ब्लड में हो रहा है, ब्लड में जाएगा ये क्रिएटिन फॉस्फेट। और लीवर वाली जो प्रोसेस है, 80% जो लैक्टिक एसिड है वो लीवर से पायरुविक एसिड, देन ग्लूकोज, एंड देन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन आपका लीवर में जाके स्टोर हो जा रहा है। तो यही प्रोसेस आपकी क्या कहती है, कोरी साइकिल कहलाती है, जो ये यहाँ से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे ब्लड में इतना स्टेप कर लीजिएगा, लैक्टिक एसिड का ये 1/5 वाला पार्ट ब्लड में, एंड ये वाला पार्ट आपका लीवर में। ओके, या मैं अभी बना भी देती हूँ आपको, वैसे ही आप बना लीजिएगा डायग्राम। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। आई होप दिस स्लाइड विल बी क्लियर टू यू, एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।